हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हम आज थोड़ा सा उस पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसने ट्रेड वॉर को मतलब ट्रेड वॉर हमें देखने को मिल रहा है वहाँ पे, या उसकी क्या प्रेजेंटली क्या पोजीशन हमें देखने को मिल रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इन रेफरेंस टू दी वॉर। सो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन ज़रूर पूछेगी मेंस में, तो इस सारे पॉइंट्स गाइज अपने पास ज़रूर नोट करके रखेगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द नियर फ्यूचर। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले एक आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा, वहाँ पे उस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। और गाइज जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनके लिए कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं से अपनी टाइम या एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपको सिर्फ झा सर अकेडमी पे जो आपको करंट अफेयर्स की रेगुलर आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको उन्हें रेगुलरली फॉलो करना है, बिल्कुल कंसिस्टेंटली। दैट इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें बिल्कुल आपको जीएस 1 2 3 4 सबकी बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को, बहुत ही अच्छा बैच है, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको इस बैच से। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हो और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द की एरियाज ऑफ रिफॉर्म if the WTO has to survive in the present context of trade war, especially keeping in mind the interest of India? यदि विश्व व्यापार संगठन को विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए व्यापार युद्ध के वर्तमान संदर्भ में जीवित रहना है तो सुधार के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? ये क्वेश्चन गाइस GS2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। तो गैस जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है आज के टाइम पे हमें ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है, व्यापार से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित हमें युद्ध देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से WTO की जो एक्चुअल में प्रेजेंस है वो हमें डिक्लाइन होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब उसके सर्वाइवल पे ही एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ये जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड वॉर चल रहा है, अगर हम ट्रेड वॉर को देखते हैं तो ट्रेड वॉर चलते हुए अगर हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
को रिवाइव करना है, उसके सर्वाइवल पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको सर्वाइव करवाना है, तो हमें कुछ रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे हमें WTO में, मतलब सुधार लाने पड़ेंगे। तो वो क्या क्या एरियाज़ है जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, ताकि ये ट्रेड वॉर भी हम सॉर्ट आउट कर सकें और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी हम सर्वाइव करवा सकें। राइट, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो गाइज हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, हम अपने इंट्रोडक्शन में WTO का बताएंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम अपने मेन पार्ट में एरियाज ऑफ रिफॉर्म बताएंगे, कहाँ कहाँ पे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एट दी एंड हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। World Trade Organization officially commenced in 1995 after replacing the General Agreement on Tariffs and Trade. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आया था? 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। और किसकी जगह पे हुआ था? एक नई ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली फुल फ्लेज नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी, बल्कि पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन चलती हुई आ रही थी, जो कि क्या थी? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको हम बोलते थे गैट। तो उसको रिप्लेस करके, क्योंकि उसमें कुछ हमें दिक्कतें, कुछ शॉर्टकमिंग्स देखने को मिलती थी, तो उसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था 1995 में। WTO इंटेंड्स टू सुपरवाइज एंड लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। अब WTO का काम क्या था, वो क्या उद्देश्य से आया था कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, उस पर उसको सुपरवाइज करेगा, उस पर निगरानी रखेगा और लिबरलाइज करेगा, मतलब फ्री तरीके से, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना होते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रेड हो सके, उस पर वो ध्यान रखेगा। बट recent trade wars initiated by USA with China, India and other countries evoke the need of reform in WTO if it has to survive in the present context. लेकिन अभी जो recent हमें हाल फिलहाल के कुछ ट्रेड वॉर्स देखने को मिल रहे हैं, व्यापार संबंधित युद्ध हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि USA ने शुरू किए हैं चाइना के साथ, इंडिया के साथ और इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। तो उन्होंने क्या एक ज़रूरत आन पड़ी है, कैसी एक नीड खड़ी कर दी है कि भाई WTO में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। अगर WTO का जो उद्देश्य था या उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको बरकरार रखना है, तो वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके के रिफॉर्म्स या किस किस एरिया में हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, सो दैट हम WTO की एग्जिस्टेंस को मेंटेन रख सकें। राइट, सो फर्स्ट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, विवाद निपटान प्रणाली। There are suggestions regarding bringing transparency, shortening of time frames, permanent panel body, special and differential treatment for developing countries, etc. India can benefit from the reforms if proposals specific to developing countries are accepted. अब क्या चीज़ है कि जो डिस्प्यूट है, एक्चुअल में जो दिक्कत है, विवाद हमें देखने को मिल रहा है, उसी को सेटल किया जाए। तो क्या होगा, अगर डिस्प्यूट ही सेटल हो जाएगा तो ट्रेड वॉर जो हमें देखने को मिल रहा है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो वो रिजॉल्व हो जाएगा तो WTO की जो हमें दिक्कत देखने को मिल रही है उसके एग्जिस्टेंस की, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो वो डिस्प्यूट सजेशन कैसे, मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा? तो जैसे कि उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, जो टाइम फ्रेम है, जितने जितने टाइम फ्रेम में वो मिलते हैं, तो वो टाइम फ्रेम को कम करने की ज़रूरत है, ताकि रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स हो सके, रेगुलर बेसिस पे बातचीत हो सके। परमानेंट पैनल बॉडी, एक एक इस तरीके की एक पैनल बॉडी बनानी है जो परमानेंट नेचर की हो, ताकि वो प्रॉपर तरीके से, वो कहते हैं ना कि मध्यस्थता कर सके, डिसीजंस ले सके, आर्बिट्रेशन का वो काम कर सके, प्रॉपर तरीके से काम हो जाए। क्योंकि सब वहाँ पे अपने अपने डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो वहाँ पे ना डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ का थोड़ा सा एक डिफरेंस रखा गया है। वहाँ पे क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ये चीज़ रखा गया, उनके लिए एक प्रिंसिपल है कि भाई उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ को फेवर करना पड़ेगा या उनकी हेल्प करनी है। तो और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन सी होंगी, वो WTO या ऐसी कोई कोई पैनल नहीं है या कोई ऐसी
इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इस चीज़ को बताता है कि कौन सी कंट्री डेवलपिंग फेज पे है, बल्कि कंट्रीज़ इस चीज़ को खुद ही बताती हैं कि हाँ हम डेवलपिंग में हैं, हम डेवलपिंग की कैटेगरी में आते हैं। और यही सबसे बड़ा इशू है जो यूएसए आज बात कर रहा है। जैसे कि यूएसए चाइना के फेवर में चाइना के मामले में क्या कह रहा है कि चाइना अब डेवलपिंग कंट्री में से नहीं है, चाइना एक डेवलप्ड कंट्री बन चुकी है। तो चाइना वो डेवलपिंग कंट्री वाले जो बेनिफिट्स हैं वो क्यों अटेन करे, ठीक है। तो वो एक डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। तो अगर एक इस तरीके से पैनल होगा या ये चीज़ होगी कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो कंट्रीज़ खुद ही नहीं बताएंगी कि हम डेवलपिंग हैं या हम डेवलप्ड हैं या फिर हम अंडर डेवलप्ड हैं, ये चीज़ बल्कि और कोई बताएगा एनालाइज करके, उनका क्या, उनकी जीडीपी है क्या, उनका रेशो है, एवरीथिंग सब कुछ एनालाइज करके बताया जाएगा, ताकि ये डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, वही चीज़ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि नॉन रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट मिलती है कि मान लीजिए अगर इंडिया है, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में है और यूएसए डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में है, दैट वी नो वेरी वेल। तो अब जो इंडिया है, इंडिया अगर यहाँ से अपना कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, तो यूएसए वहाँ पे कम टैरिफ्स लगाएगा ताकि इंडिया का माल एक्सपोर्ट हो सके अच्छे तरीके से ज़्यादा और इंडिया की इकोनॉमी बढ़े। इंडिया डेवलपिंग कंट्री से बेसिकली उसको उठाना है। ये काम किसका है, ये काम दिया गया है डेवलप्ड कंट्रीज़ को, उनको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। लेकिन अब यूएस से जो एक्सपोर्ट करेगा इंडिया में, अब क्योंकि वो इंडिया के प्रोडक्ट्स पे तो टैरिफ नहीं लगा रहा है या फिर कम लगा रहा है, लेकिन वो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यूएस से जब अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में तो इंडिया भी यूएसए के प्रोडक्ट्स पे कम टैरिफ लगाएगी। वो तो नॉन रेसिप्रोकल। तो इस तरीके की कुछ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए दी जाती हैं, रखी जाती हैं, राइट। तो उसकी बात की जा रही है। तो इन सब चीज़ों में मतलब ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से लाने की ज़रूरत है ताकि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल किया जा सके। जैसे कि अब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ वाला ही है कि स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का कहना है कि भाई ये तो हमें नुकसान होता है। जैसे कि चाइना है, चाइना तो उनके हिसाब से, अब यूएस से क्या कहती है, चाइना तो डेवलप्ड ही है, चाइना कहाँ से डेवलपिंग फेज पे लगती है। लेकिन चाइना को, क्योंकि चाइना ने अपने आप बोला हुआ डेवलपिंग हूँ मैं, क्योंकि कंट्रीज़ को खुद ही बताना है वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, तो चाइना ने बोला हुआ है मैं डेवलपिंग हूँ, जिसकी वजह से वो ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ले रहा है। लेकिन चाइना को उससे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ को, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा, वो बल्कि यहाँ पे लॉस में है। उनको लग रहा है कि वहाँ पे वो गलत बेनिफिट नहीं देंगे, राइट। तो उसका डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये चीज़ें लाने की ज़रूरत है, इनमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और अगर कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड जो प्रपोजल्स हैं, क्योंकि बेशक से इंडिया आज बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रही है, लेकिन फिर भी इंडिया डेवलपिंग में भी नहीं है तो इंडिया डेवलप्ड में भी नहीं है, इंडिया इमर्जिंग कंट्री है, राइट। तो इसीलिए इंडिया को जो भी डेवलपिंग कंट्री से स्पेसिफिक प्रपोजल्स हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, मतलब जो रिफॉर्म्स हैं वो अगर एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। और डिस्प्यूट सेटल होने से बेसिकली क्या होगा कि डब्ल्यूटीओ का जो ये दिक्कत देखने को मिल रहा है, ट्रेड वॉर, ये भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग ट्रेड कॉस्ट, कि व्यापार की लागत कम करनी है। Though WTO has come out with trade facilitation agreement in this regard, but it mainly addresses the trade of goods. अब WTO ने क्या किया है कि ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट लेकर आई है कि भाई जो ट्रेड की कॉस्ट है उसको कम करने के लिए WTO ऐसा अग्रीमेंट लेकर आई है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो अग्रीमेंट सिर्फ गुड्स में ट्रेड करने के लिए ही है, मतलब माल के लिए। जैसे हम बात करते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो सर्विसेज के लिए नहीं है, सिर्फ गुड्स के लिए ही वो अग्रीमेंट लाया गया है कि उस पर कॉस्ट रिड्यूस होने के लिए वो अग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो स्पेसिफिकली किसके लिए, गुड्स के लिए है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं
तो इंडिया ज़्यादातर एक सर्विस प्रोवाइडर है। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस मार्केट में इंडिया ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो सर्विस का होता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है इंडिया। लेकिन अब सर्विसेज पे ही जो ट्रेड है उसकी कॉस्ट रिड्यूस करने का ऐसा कोई अग्रीमेंट WTO नहीं लेकर आई है, जिसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है और हमें ये ट्रेड वॉर भी देखने को मिलता है, राइट। तो इंडिया बीइंग अ मेजर सर्विस प्रोवाइडर वुड बेनिफिट इफ रिफॉर्म्स आर कैरिड आउट इन ट्रेड फैसिलिटेशन ऑफ सर्विसेज, कि अगर ऐसा ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट सर्विसेज के लिए भी लाया जाएगा तो इंडिया जो कि एक मेजर सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी बेनिफिट होगा और ये डिस्प्यूट हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट there are considerable economic benefits from the movement of people across borders। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लोगों की भी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, मतलब कि जो लोग जाते हैं, हम बोलते हैं ना कि दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी वहाँ पे भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे अगर ट्रेड कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट होगा हर एक चीज़ पे, तो ये भी हमें इसके भी बहुत अच्छे इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये जब सॉल्व हो जाएगा, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो WTO की जो पोजीशन है या उसका जो सर्वाइवल है हम उसको इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोडालिटीज ऑफ नेगोशिएशंस, बातचीत के तौर तरीके। सम प्रोग्रेस हैज बीन मेड एज द सिंगल अंडरटेकिंग। नेचर ऑफ नेगोशिएशंस इज ऑल बट discarded। देयर आर प्रपोजल्स टू मेक देम मोर फ्लेक्सिबल। अब क्या चीज़ है कि जैसे नेगोशिएशंस होती है, बातचीत होती है, तो बेशक से बैठ के बातचीत भी होती है, लेकिन सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, तो वो ऑल टुगेदर मतलब एट द एंड क्या होता है, कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया, सब कुछ निल गया, न्यूट्रल गया, किसी पे कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया, सब कुछ डिस्कार्ड हो गया एट द एंड। तो इस तरीके से कुछ प्रपोजल्स बनाए जाने चाहिए, ऐसे प्रपोजल्स होने चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, चेंजिंग टाइम के साथ, चेंजिंग कंडीशंस के साथ वो लाए जाएं। जैसे कि अभी हमने वही बात की कि चाइना क्या है, चाइना डेवलपिंग फेज में नहीं देखने को मिलती, तो अब वो चीज़ हमें लग रही है कि चाइना तो डेवलपिंग नहीं है, चाइना तो अच्छा खासा ग्रो कर रही है, फिर भी चाइना डेवलपिंग के अंडर सारी बेनिफिट्स ले रहे हैं, लेकिन चाइना अपने आप को फिर भी क्या कह रही है कि मैं तो डेवलपिंग हूँ, मैं तो डेवलपिंग हूँ। तो इस प्रपोजल को चेंज किया जाना चाहिए कि कोई कंट्री खुद से ये चीज़ डिसाइड करके नहीं बताएगी कि वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। जैसे वो पैनल की बात की थी कि परमानेंट पैनल हो या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाए जो इस चीज़ को एनालाइज करे, तो उससे क्या होगा कि ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो वही बात हो रही है कि जो नेगोशिएशन है फिर वो किसी काम के ही नहीं रहते, क्योंकि वो बातचीत प्रॉपर एक कंक्लूजन पे ही नहीं आती, वो कंक्लूड ही नहीं होती है। तो ये जो प्रपोजल्स हैं ये फ्लेक्सिबल मैनर में होने चाहिए ताकि टाइम के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ इनको चेंज किया जा सके, राइट। सो ये हमने किसकी बात की कि भाई क्या क्या एरियाज हैं जहाँ पे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट विल से इंडिया इज one of the prominent members of WTO and is largely seen as leader of developing and underdeveloped countries। कि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी मेंबर है WTO की, और इसको किस तरीके से देखा जाता है, एक लीडर की तरह देखा जाता है। किसके लीडर? जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके लीडर के तौर पे, कहते हैं ना बड़े भाई, बड़ा भाई का रोल निभाता है, तो उस तरीके से इसको देखा जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। मोर देन 40% इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपोज टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया की इकोनॉमी की 40%, 40% से भी ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिलता है हमें, इंटरनेशनल ट्रेड से वो रूबरू हो रखी है। If we want to achieve a double-digit growth over a sustained period and create jobs, our external trade has to grow at more than 15% a year, which is not possible in an uncertain trading environment। कि अगर इंडिया की जो डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखनी है तो इंटरनेशनल ट्रेड में कम से कम 15% से भी ज़्यादा पर ईयर हमें ट्रेड को बढ़ाना है, ग्रो करना है, जो कि अगर इस तरीके से अनसर्टेन एनवायरनमेंट रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस एनवायरनमेंट को सर्टेन करना ज़रूरी है।
Therefore, India should call upon all WTO members, including the US, to undertake a systematic reform in the above stated crucial areas of the WTO's functioning. तो इसीलिए इंडिया को क्या करना है, अपने ही बेनिफिट के लिए ही बेशक, लेकिन एक मीटिंग बुलानी है, मतलब एक कॉल अपॉन करना है, सारे WTO के मेंबर्स को बुलाना है, USA को भी, और इन एरियाज़ पे बात करनी है कि यहाँ पे रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है और उस पर काम किया जाना चाहिए, वहाँ पे काम करे ताकि WTO की फंक्शनिंग को थोड़ा सा चेंज किया जा सके बेटरमेंट में, राइट. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज. आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस. अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.